हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम। पिछले वीडियो में आपने देखा था पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार। अब उसी वीडियो को हम कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कृषि और पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो आंसर होता है आपका नव पाषाण काल में। कृषि और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। इस चीज को समझ लीजिएगा कैसे हुआ। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एक्चुअली कृषि का जो आविष्कार हुआ उसकी एक लंबी कहानी है और बहुत अच्छी सी प्रॉपर कहानी मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ था। अब देखिए, वो लोग जानवरों को मार के खाया करते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब हमेशा जानवर ही मिले उनको खाने के लिए ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। और जंगल में रहा करते थे तो बहुत अधिक मात्रा में फल वगैरह भी प्राप्त हो जाते थे उनको, तो खाने के लिए फल फ्रूट का भी इस्तेमाल किया करते थे। तो क्या होता है कि अगर आपके पास पेट भरा हुआ, आपके पास भोजन ज्यादा है, तो आप उसको बचा के या तो रख दोगे, नहीं तो फेंक दोगे। तो ये लोग, चूंकि इन्हें पता था कि अगला भोजन जब भूख लगेगा तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस व्यू से, इस चीज को समझ के इन्होंने, ये लोग क्या करते थे कि भोजन खाए और जो भोजन बच गया, यानी कि इनके खाने से के योग्य से ज्यादा बच गया, तो उसे ये जमीन के नीचे खोद के डाल देते थे कि दोबारा हम आएंगे तो फिर इस भोजन को यहाँ से खाएंगे। लेकिन अब चूंकि आएंगे क्या मतलब हुआ इसका, कहीं ये जाते थे घूमने फिरने, ऐसे ही काम तो कुछ था नहीं, नल्ले थे बेचारे। अभी के टाइम में हम लोग के पास बहुत सारा काम होता है, लेकिन उस टाइम कोई काम नहीं था, खाना था, सोना था और बस खाना था, सोना था। तो ये लोग दूसरे जगह गए, लेकिन संयोग ऐसा हुआ होगा कि दोबारा का भोजन इससे इन्हें उधर ही प्राप्त हो गया होगा, यानी कि इस भोजन की जरूरत, जिसे इन्होंने जमीन खोद के डाला था, इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। अब हो सकता है 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद इनको भूख लगी लेकिन भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब इन्हें याद आया कि अरे यार, हमने वहां पे भोजन छुपा के रखा था। तो ये लोग अब कहां आ गए, उस जगह पर भोजन प्राप्त करने आए। लेकिन वहां पे ऑलरेडी पहले से जो है सो पेड़, छोटे छोटे पौधे भी उगाए थे। अब इन्हें ये बात समझ में नहीं आया कि यार, हमने भोजन डाला था, यहाँ पे भोजन है ही नहीं और छोटे छोटे पेड़ उगाए। तब इन्हें यह आइडिया आया, ये विचार आया होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फल को जमीन के नीचे डालते हैं तो फिर इसी प्रकार का फल देने वाला पेड़ बड़ा बड़ा बन जाएगा। यानी कि अब हम एक फल डालते हैं तो उससे बहुत सारे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसके कारण इनके अंदर कृषि करने की भावना उत्पन्न हुई। अब इन्होंने क्या किया, फल को खाया, जो बचता था जमीन के नीचे गाड़ देते। लेकिन जंगलों की सबसे बुरी बात यह होती है कि जंगल में पेड़ ज्यादा नहीं उगाए जा सकते, क्योंकि जंगल में अगर बड़े पेड़ हैं, वहां पे आप छोटे पौधे लगाना चाह रहे हैं, तो छोटे पौधों को ना प्रॉपर धूप मिल पाएगा ना पानी मिल पाएगी, और धूप पानी के बगैर पेड़ पौधे उगते नहीं, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन इन्हें ये आइडिया नहीं था कि इसको धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए। इन्होंने डाला जंगल के अलग अलग जगहों पे, जहां पे जगह इन्हें दिखाई देता हो वहां पे डाला। अब कुछ समय के बाद इन्हें यह महसूस हुआ कि जो पेड़ पौधे जंगल के बीचों बीच हैं, जंगलों के एकदम बीच में हैं, जिसे धूप पानी नहीं मिल पा रहा, वो सूख जाते थे कुछ बड़े होकर के। लेकिन जिस पौधों को पानी मिल पा रहा है बारिश वगैरह के कारण, वो पौधे बड़े होकर के पेड़ बनने लगे। यानी इनके अंदर अब यह पता चलने लगा, इस चीज का विश्वास होने लगा कि अगर हम पेड़ पौधों को पानी दे तो वो क्या हो जाएंगे, बड़े होकर के बड़े पेड़ बनेंगे। दैट मीन्स कि यहां से इनके अंदर अब ये भावना उत्पन्न हुई कि हम किधर की तरफ जाएं, उस तरफ जाएं जहां पे हमको आसानी से क्या प्राप्त हो सके, पानी प्राप्त हो सके। जिसके कारण इन्होंने रुख किया नदियों का, क्योंकि नदी के पास इनको हमेशा सालों भर आसानी से पानी प्राप्त हो सकता था। अब यहीं से सभ्यता विकसित हुई। जैसे ही इन्हें कृषि करने की भावनाएं इनके अंदर आया, कृषि करने का तरीका इन्होंने ढूंढा, तब इनके अंदर जो है, या इन्होंने इनकी जो है सो विकास सभ्यता के रूप में हुई, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पढ़ते हैं। आदि ऐतिहासिक काल जो है, यह हमें इसी सभ्यता के बारे में बताता है। खैर, इस चीज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वहां पे आएंगे। ये ध्यान रखना है कि कृषि का आविष्कार होने के बाद सभ्यता विकसित हुई, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। नवपाषाण काल, यानी कि हम जो अभी प्रागैतिहासिक काल पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन हो चुका था, दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है कि नवपाषाण काल में मनुष्यों ने कृषि और पहिए का आविष्कार किया। आगे आते हैं। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि मनुष्यों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया। मनुष्यों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, लेकिन दूसरा जानवर जो था पालतू बनाया जाने वाला, वह भेड़ था।
एग्जाम में क्या होता है कि आपसे पूछ दिया कि इनमें से किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया, ऑप्शन में कुत्ता गायब है, तो नॉर्मल सी बात है कि इनमें से पूछ रहा है तो भेड़ हो जाएगा, यानी कि भेड़ को सबसे पहले पालतू बनाया गया उस ऑप्शन के, उस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे पहले कुत्ता पालतू बना, कुत्ता पूरा पाषाण काल में पालतू बनाया गया, और भेड़ जो था वह नव पाषाण काल में पालतू बनाया गया। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। मनुष्यों ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। तांबा जो धातु था इसका इस्तेमाल मनुष्यों ने सबसे पहले किया था। मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला जो औजार था वह कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी, जिसको हम लोग एक्स कहते हैं इंग्लिश में, कुल्हाड़ी को अतिरंपकम से प्राप्त किया गया था। अतिरंपकम, इस जगह से मनुष्यों ने कुल्हाड़ी को प्राप्त किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मनुष्यों ने सबसे पहले जो कृषि का साक्ष्य मिला है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, लगभग 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास, यानी कि मध्य पाषाण काल में लोगों के कृषि करने का जो है सो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि अस्थायी रूप से रुक करके कृषि किया करते थे। ये इस चीज का साक्ष्य मिला है, जबकि कृषि करने का आइडिया या विचार आविष्कार जो हुआ था वह नव पाषाण काल में ही हो गया था। चावल का प्रथम साक्ष्य कुलडिहवा, यह जगह है जहां से चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। भारत में पूर्व पाषाण काल के जितने भी औजार मिले हैं वे सारे स्फटिक के बने थे। स्फटिक, स्फटिक का मतलब होता है पत्थर। पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, इस समय पाषाण मतलब भी पत्थर होता है। इस समय के जितने भी औजार थे वे सारे स्फटिक यानी कि पत्थर के बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण युग के औजार को खोजा था। यानी पूरा पाषाण युग के औजार को खोजने में सबसे पहली सफलता जो मिली थी वह किसे मिली थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिली थी। कब मिली थी? 1863 ईस्वी में। अब आते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर, इसको मिटा देते हैं। हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके, अब आते हैं आध ऐतिहासिक काल में। आध ऐतिहासिक काल को जरा समझ लीजिएगा। यह जो समय है इसे भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है सिंधु सभ्यता, यह 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अगला है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो समय है वह आपको 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच की सभ्यता वैदिक सभ्यता है। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, 1750 और 1500 यानी कि 250 साल जो थे यह गायब हो जाता है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका प्रमाण क्यों नहीं मिलता इसको मैं आपको बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता के लास्ट एपिसोड में, यानी कि लास्ट लाइन में इस बात को मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि 250 साल का कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को 4 नामों से जाना जाता है। सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता। इन चारों नाम सिंधु घाटी सभ्यता के ही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो सभ्यता थी वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, या फिर इस सभ्यता में विकसित होने वाले नगर सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए थे, पहला कारण। दूसरा, कांस्य युगीन सभ्यता, इस समय के जो औजार थे या फिर जो तत्व था वो आपको तांबा था, सॉरी कांसा था। कांसा, कांसा इंग्लिश में इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। ब्रॉन्ज अभी हम लोग जो प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें 3 तरह के मेडल इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है स्वर्ण मेडल, दूसरा होता है सिल्वर मेडल और तीसरा होता है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जो होता है वह कांसा होता है और आप देखते होइएगा उसका कलर जो है सो हल्का लाल पीला करके होता है। कांसा जो होता है वह टीन और तांबा का मिश्रण होता है।
टीन और तांबा का जो मिश्रण होता है उसको कांसा कहते हैं। कांसा भी दो तरह का होता है, एक व्हाइट कांसा होता है और एक जो है सो रेड कांसा होता है। व्हाइट कांसा ये मैं आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उस समय इसकी चर्चा की जाएगी। व्हाइट कांसा जो होता है वह आपको जब टीन की मात्रा बढ़ जाती है उस मिक्सचर में तो वो व्हाइट कांसा हो जाता है। जब तांबा की मात्रा बढ़ जाती है तब वो आपको जो है सो रेड कांसा हो जाता है। जनरली जो मेडल दिया जाता है उसमें तांबा की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो इस सभ्यता की खुदाई हो रही थी, जांच पड़ताल हो रही थी, तो हड़प्पा नगर की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए, इसमें कुछ बातें हैं जिसको हम लोग अभी जो है सो डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी के पूर्व में पाया गया था। अस्थायी निवास करने की प्रवृत्ति, यानी कि लोगों ने जो अस्थायी निवास करना शुरू किया, मैंने आपको बताया कि कृषि के आविष्कार के बाद ये लोग अस्थायी रूप से रहना शुरू किए थे, तो अस्थायी निवास करने की जो प्रवृत्ति थी वह सिंधु घाटी सभ्यता में ही विकसित हुई थी। सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, जिसके कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब यहां पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह शहरी या इसी को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सभ्यता जो थी यह यहाँ के सारे जो घर थे वो ईंटों के बने हुए थे। दूसरी बात कि यहाँ की जो सड़कें थी वे एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करती थी, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ और उत्तर से दक्षिण की तरफ यहाँ की सड़कें जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़क के किनारे किनारे घर बने हुए थे। ये जो था वहां की सभ्यता की घरें थी। ओके, लेकिन इस सभ्यता की सबसे बड़ी खास बात ये थी, हम लोग जो घर बनाते हैं हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी जो दरवाजे खिड़की है वो रोड की तरफ हो, लेकिन इस सभ्यता के जो घर बने होते थे उनकी खासियत ये थी कि ये गेट और खिड़की जो थे वो रोड की तरफ नहीं रखा करते थे। ये जो गेट और खिड़की थे इनके कहां खुलते थे? पिछवाड़े की तरफ, यानी कि रोड के पीछे की तरफ इनका दरवाजा, जिसको हम लोग द्वार कहते हैं, वो हुआ करता था और इस साइड में इनके दरवाजे और खुला करते थे। यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। इस सभ्यता को हम लोग पितृसत्तात्मक सभ्यता मान सकते हैं, यानी कि औरतें जो है सो बाहर ना निकले, औरतें दिखाई ना दे, जिसके कारण इसके घर और खिड़की बाहर की अंदर की तरफ हुआ करते थे। पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, इसका मैं एक और प्रमाण आपको दूंगा आगे थोड़ी देर के बाद, वहां पे ध्यान देंगे आप। यहाँ आपको केवल इतना ध्यान देना है कि यह सभ्यता शहरी सभ्यता थी और दूसरी बात की रोड के आजू बाजू से नाले बने हुए थे, जिससे यह प्रमाण तथ्य जो है प्रमाणिक हो जाता है कि यह सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता थी। भारत में सबसे पहला जो खोजा गया शहर था, नगर था, वह आपका मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें उसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक, एक्चुअली आप इस चीज को समझ लीजिए, हम लोग इसलिए भाव चित्रात्मक कहते हैं क्योंकि उसकी लिपि को हम लोग पढ़ ही नहीं पाए, तो हम लोग ये समझते हैं कि वो लोग भावना से पढ़ा करते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं होगी। जब लिपि थी तो निश्चित रूप से उन लोगों की इस लिपि की जानकारी थी और लोग इसको आसानी से पढ़ पाते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसमें 64 मूल चिन्ह थे। जैसे हम लोग अभी हर्षिकार दीर्घिकार इसका इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह वो लोग भी इसका इस्तेमाल किया करते थे। बच्चों आप लोग चुप रहे हैं, ध्यान से पढ़ें। लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक शब्द हुआ करते थे। अब एक चीज आप समझिएगा, हम लोग जो अभी लिखते हैं वह बाएं से दाएं लिखते हैं, पुनः फिर बाएं आते हैं, दाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। लेकिन उस समय के लोग जो लिखा करते थे वह बाएं से दाएं जाते थे, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, इस तरह से वो लोग लिखा करते थे। यही कारण है कि हम उनकी जो है सो लैंग्वेज है, उसकी जो लिपि है उसको हम लोग नहीं समझ पाए हैं, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था, लेकिन जो चर्चा होती है वह आपको दयाराम साहनी की होती है। एक्चुअली जो हड़प्पा था वह पंजाब के मोंटगोमरी जिले से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा नगर जो प्राप्त हुई है पंजाब के मोंटगोमरी जिले से, और यह नगर आपको रावी नदी के तट पर स्थित थी। बात को समझिएगा,
अगर पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित थी, तो रावी नदी के तट पर स्थित थी और पंजाब के मोंटगोमरी जिले से यह प्राप्त हुआ है। और जो जिस टीम ने इसको खोजा था उसके जो हेड थे वह दयाराम साहनी थे। यही कारण है कि हम लोग जब भी चर्चा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हम लोग दयाराम साहनी की चर्चा करते हैं कि दयाराम साहनी ने की थी। आगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुद्रो, कोटदीजी, ये जो 6 थे शहर, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट शहर थे इस सभ्यता के। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने वर्तमान सिंध के लरकाना जिले में किया था। रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, यानी कि रखालदास बनर्जी इस टीम के, जिस टीम ने मोहनजोदड़ो को खोजा था, उसके अध्यक्ष थे। वैसे आप समझ लीजिए कि हड़प्पा जो है सभ्यता जो थी वो कहां विकसित थी, कहां पे थी। अभी वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको इस चीज को बताता हूं। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका केंद्र पंजाब और सिंध था। पंजाब और सिंध जो था इसका केंद्र था, लेकिन इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व में बलूचिस्तान, दक्षिण पूर्व में बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तरी अफगानिस्तान तक विकसित था। यानी आपको जो है सो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम के जितने भी 7 सिस्टर्स जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम है, उधर इस सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं पाया गया है। अब जो ये सभ्यता थी और बड़े बड़े जो नगर थे जैसे चनहुद्रो, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सभी एक बड़े बड़े दुर्ग से घिरे होते थे। दुर्ग यानी कि किला, किलेबंदी की हुई थी ताकि कोई जो है सो आक्रमण न कर सके या किसी प्रकार का लूटपाट यहाँ पे न मचे। लेकिन इसकी भी 2 खासियत है। पहली खासियत ये कि जो इस सभ्यता में आपको दिखाई देता है कि कुछ ऐसे शहर थे, कुछ ऐसे नगर थे जो किले से नहीं बंधे हुए थे। जैसे चनहुद्रो एकमात्र ऐसा नगर था जो किला बंद नहीं किया हुआ था। चनहुद्रो एकमात्र नगर था जो किला बंद नहीं किया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, लोथल जो था वह एकमात्र ऐसा नगर था जो एक ही दीवार से घिरा हुआ था। इस बात को समझिएगा, लोथल का जो दुर्ग था वह एक ही दीवार का था। अब होता क्या है कि हमारे जो दीवार बनते हैं वो 4 फुट बनते हैं, तो इसको हम एक नहीं पढ़ेंगे, 1 2 3 4 दीवार हो गए। लेकिन अगर किसी दीवार को गोल कर दिया जाए तो उसे हम नहीं कह सकते कि 4 दीवार है, 5 दीवार है, वह क्या होता है, 1 दीवार होता है। यही कारण है कि लोथल के बारे में बोला जाता है कि लोथल जो था वह एक ही दीवार से बना हुआ, एक ही दीवार से घिरा हुआ, दुर्ग से घिरा हुआ एकमात्र शहर था। आगे आते हैं, लोथल, चनहुद्रो जो थी वहां से बहुत अधिक मात्रा में प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है। प्रसाधन सामग्री जो होता है वो दैनिक यूज की जो चीजें होती हैं, दैनिक इस्तेमाल की जो चीजें होती हैं, क्रीम वगैरह, इसको प्रसाधन सामग्री कहते हैं। तो यह सबसे ज्यादा मात्रा में आपको चनहुद्रो से प्राप्त हुआ था। इसका मतलब यह है कि चनहुद्रो को हम व्यापारिक नगर कह सकते हैं। अगला पॉइंट, चनहुद्रो से मैके बनाने के कारखाने भी मिले। मैके यानी जो सिक्का ढाला जाता है मन के, उसके बनाने के कारखाने यहां से प्राप्त हुए हैं, टकसाल प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन, यहां पे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। कभी कभार हम लोग स्नानागार चेक करते हैं, कभी कभार धान्यागार या अन्नागार चेक करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। धान्यागार या अन्नागार, ठीक है, धान्यागार या अन्नागार जो था वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, बड़ा भवन था। धान्यागार, धान्यागार मतलब होता है एक्चुअली, देखिए थोड़ा सा पीछे आते हैं, जो सभ्यता विकसित हुई थी यह कृषि के कारण विकसित हुई थी। तो कृषि जब इन्होंने करना शुरू किया तो इन्हें फसल बड़ी अधिक मात्रा में प्राप्त होती थी, और सारे फसल को एक बार तो खा नहीं सकते थे। तो इनको रखने के लिए अभी हम लोग जो है वो कोठी, ढेकी, कोठी और बेड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम के लोग भवन, रूम बना देते थे, जैसे गोदाम बना देते थे। तो सबसे बड़ा जो भवन था वह सिंधु घाटी सभ्यता का गोदाम था। इसकी जो लंबाई थी वह आपको 45.71 मीटर और चौड़ाई जो थी वह आपको 15.23 मीटर की थी। इतना बड़ा यह भवन था जहां पे अन्न या अनाज रखा जाता था। दूसरा सबसे बड़ा भवन जो था वह आपको स्नानागार था। स्नानागार, अब आते हैं पीछे, एक बार रिवाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि
यह सभ्यता पितृसत्तात्मक थी कैसे? स्नानागार। अब एक चीज बताइए, जब सामने नदी बह रही हो तो फिर स्नानागार बनाने की क्या जरूरत? बात समझिएगा इसको। सामने नदी बह रही है तो स्नानागार इन्होंने बनाया था। इसका मतलब ये था कि औरतों को पर्दा में रखा जाता था। इसका मतलब एक और निकलता है कि उस समय के लोग भी मनचले हुआ करते थे, यानी कि जो है सो समझ ही रहे हैं, उस टाइप के लोग सब हमेशा प्राप्त होते हैं। अभी भी जो है सो नदी में नहाने अगर औरतें स्त्रियां जाती हैं तो लोग दो चार मनचले इधर उधर टहलना शुरू कर देते हैं। इससे बचने के लिए जो है सो स्नानागार बनाया गया था। दूसरा सबसे बड़ा भवन जो था वह आपको स्नानागार था, जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और अन्नागार या धन्यागार जो सबसे बड़ा भवन था, यह आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है, जो कांसा की बनी हुई थी। कांसा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी और पशुपति की पूजा किया करते थे। पशुपति, मातृदेवी। मातृदेवी जो थी वह धरती माता को कहा जाता था, क्योंकि धरती माता से ही ये लोग अन्न प्राप्त करते थे। और नॉर्मल सी बात है कि इनके भरण पोषण में धरती माता का बहुत बड़ा योगदान था, जिसके कारण उनको ये लोग मातृदेवी कहा करते थे। और पशुपति, पशुपति को थोड़ा सा समझिएगा। पशुपति देवता जो थे, उनके गर्दन से नीचे का जो शरीर था वह जानवर का था और गर्दन से ऊपर का शरीर इंसान का था, जिसके कारण इनको पशुपति कहा जाता था। और यही कालांतर में यानी कि वैदिक सभ्यता में आकर के रुद्र हो गए, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आकर के शिव हो गए, और वर्तमान में हम लोग भोलेनाथ या शंकर भगवान कहते हैं, वह यही देवता हैं। यानी कि अगर आपसे ये पूछ दे कि सबसे पुराने देवता कौन से हैं, तो आपके हो जाएंगे पशुपति। यानी कि सबसे पहले लोगों ने पशुपति देवता की पूजा करना, आराधना करना शुरू किया था। जो यह सभ्यता थी, इस सभ्यता में गायों के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन इस सभ्यता में कुछ जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मैं उसकी चर्चा आपके सामने कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा जरा सा, जिन जिन जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो देखिए। सिंधु घाटी में पाए जाने वाले जानवर घोड़ा, गैंडा, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, सांड और हाथी थे। लेकिन गाय की कहीं चर्चा नहीं हुई है, जबकि सांड और बैल की चर्चा हुई है। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि बिना गाय के सांड और बैल आ जाए, लेकिन ऐसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक गाय का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए लोग मानते हैं कि उस टाइम गाय नहीं थी। लेकिन हम नहीं मान सकते, क्योंकि बिना गाय के सांड बैल, समझ रहे हैं आप। खैर, आप एग्जाम के व्यू से अगर पूछता है कि क्या इस समय जो है सो जानवरों के रूप में गाय था, तो आप कहेंगे नहीं था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे। गाय थी लेकिन उससे परिचित नहीं थे। इस सभ्यता की फसलें जो थी वह चावल, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, तिल, सरसों आदि थे। यानी कि ये जो अनाज थे उस समय पाए जाते थे। माप तौल की इकाई जो है वह लोथल से प्राप्त हुई है, और लोथल उस समय की बंदरगाह यानी कि पतन नगर था। यानी उस समय की सभ्यता जो थी, इसका विकास इस हद तक हुआ था कि ये लोग दूसरे देशों से व्यापार किया करते थे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता अपने भारत में विकसित हो रही थी, उसी समय मिस्र की सभ्यता और मोसोपोटामिया की सभ्यता भी विकसित हो रही थी। यानी कि इनका व्यापार जो था इन्हीं लोगों के साथ रहा होगा। लोथल जो था वो आपका अहमदाबाद जिले के लड़काना ग्राम, सरगवल ग्राम के नजदीक स्थित है, जो वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। इस सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसका आर्थिक आधार था कृषि। यानी कि कृषि से ही यह सभ्यता विकसित हुई थी। लेकिन इसके अलावे ये पशुपालन तथा शिल्पकारी में भी निपुण थे। शिल्पकार बोला जाता है जो लोग घर बनाते हैं, घर बनाने वाले कारीगर को शिल्पकार बोला जाता है। यही कारण था कि वहां की सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। दैट मीन्स कि कृषि के अलावा इनका व्यापार, शिल्पकार और पशुपालन में भी रुचि था, और ये काम ये किया करते थे। सबसे पहले कपास उगाने की जो प्रथा शुरू हुई वह सिंधु घाटी सभ्यता में ही शुरू हुई। अलेक्जेंडर कलिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो था
वह वर्तमान सिचुएशन में दिखाई देता है त्रिभुजाकार, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है, जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था यह सभ्यता। इस सभ्यता की जो ईंट थी उसका जो एवरेज देखिएगा आप क्या था, वह 4:2:1 में था, यानी कि 4 सेंटीमीटर या मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा था यह। इसका जो एवरेज था, यानी कि 3D आकृति के अनुसार ईंट होता ही है 3D आकृति में, तो उस तरह का जो है सो इस सभ्यता का ईंट था। सिंधुवासी दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि जो इनका बाट होता था जो लोथल से प्राप्त हुआ है वह आपको 16 के गुणज का होता था, 16, 32, 48, 64, 80 इस तरह का इनका जो है सो बाट होता था। अभी भी हम लोग जो है 16 कनवा, 4 कनवा, 2 कनवा इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, उस समय भी ये लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो चौहद्दी थी उसको जरा जान लीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता उत्तर में मांडा, यह कश्मीर में पड़ता है वर्तमान टाइम में, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में, और पश्चिम में सुतका गेंडोर, यह पाकिस्तान में पड़ता है, सुतका गेंडोर यह जगह पाकिस्तान में पड़ता है। इस तरह से इसकी चौहद्दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल और कालीबंगम से हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, हवन कुंड जिसपे जो है सो हवन किया जाता है, तथा लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अब हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपसे यह पूछा जाता है कि फलाना जो है सो नगर किस नदी के तट पर स्थित था, तो इस चीज को जरा सा समझ लीजिएगा, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि जो हड़प्पा थी वह आपको रावी नदी के तट पर स्थित थी, एक तरफ नगर और दूसरी तरफ नदी। हड़प्पा जो थी वह रावी नदी के तट पर थी। मोहनजोदड़ो चन्हूदरो और कोटदीजी ये जो था आपका किस नदी पे, सिंधु नदी पर स्थित था। लोथल भोगवा नदी पर। कालीबंगम घंघर नदी पर, जिसको घाघरा भी बोलते हैं। और रोपर जो था वह सतलज नदी पर स्थित था। आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और जूम करके आप देख सकते हैं, आसानी से आपको दिखाई दे देगा। इसके बाद नोट में एक बात लिखिएगा, हमने बोला था कि 1750 और 1520 के समय कहां चले गए। इस सभ्यता को बहुत सारे इतिहासकार बहुत अलग अलग तरीके का बताते हैं कि ऐसे खत्म हुआ, भूकंप से खत्म हुआ, जो है डायनासोर के कारण खत्म हुआ, लेकिन यह सभ्यता का जो सबसे प्रमाणिक कारण है खत्म होने का वह बाढ़ है। आप ध्यान देंगे कि चूंकि ये नदी के किनारे बसे हुए थे और एक भयंकर बाढ़ आई और सभी को लेकर चली गई। नदी के किनारे बसे हुए हैं तो बचने की संभावना ऐसा भी खत्म हो जाती है। हाल फिलहाल में 2017 में आपने देखा होगा एक भयावह बाढ़ आई थी, लगभग आधा हिंदुस्तान इस बार डूबा हुआ था। तो बाढ़ आने के कारण जो लोग नदी के किनारे नहीं थे वो लोग जब डूब सकते थे तो ये लोग नदी के किनारे तो निश्चित रूप से डूबे होंगे। तो इस सभ्यता जो थी वह बाढ़ के कारण पूर्ण रूप से खत्म हो गई, कोई बचा ही नहीं। तो फिर दोबारा जो कोई सभ्यता विकसित होगी तो कहीं दूसरे जगह से लोग आए, यानी कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए, तब जाके वैदिक सभ्यता शुरू हुई। तो उनको आने में 250 साल लग गए और वो लोग पशु चराने के लिए घूमते फिरते आए, यहाँ पे देखिए अच्छा माहौल था तो यहाँ आकर के रह गए। अब समाधि यानी कि मरने के बाद जो दफनाया जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको हड़प्पा जो थी वहां पे समाधियों को दफनाने का अवशेष मिला है, यानी कि हड़प्पा में लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में मरने के बाद जलाया जाता था। एक प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला जो है ये क्या था। तो मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला, मरने के बाद उनके ऊपर जो बड़े टीले बनाए जाते हैं उसे मृतकों का टीला कहा जाता है। हालांकि ये सभ्यता आज भी विकसित है,
हम लोग में भी देखिएगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मरने के बाद क्या होता है कि जो लोग जलाते हैं वो जलाने के बाद उसको थोड़ा सा मिट्टी ऊपर कर देते हैं, हम लोग छोटा करते हैं, वो लोग बड़ा ईंट का बना दिया करते थे। कारण ये था कि उन लोगों के अंदर यह विश्वास था कि मरने के बाद भी इंसान की एक दूसरी दुनिया होती है जहां वह जिंदा रहता है, वह वर्क करता है, वह बहुत चीज उसको आवश्यकता होती है। तो जो इंसान मरता था उसकी आवश्यकता की जो जो चीजें थी, किसी जानवर से अगर प्यार करता था तो उस जानवर को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। अब देखिए, मिट्टी खोदा गया, उसके अंदर इंसान डाला गया, उसके जरूरत की सामान डाली गई, तो जो गड्ढा था वो तो ऑलरेडी उन्हीं से भर गया। अब उस जो मिट्टी को खोदा गया उसके ऊपर डाला जाएगा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। और इसी के कारण उसको जो है सो मृतकों का बड़ा बड़ा टीला बन जाता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे सामान डाल दिए जाते थे। अभी के टाइम में हम लोग क्या होता है कि ज्यादा सामान नहीं डाला जाता, इसलिए छोटे छोटे टीले बन पाते हैं। ओके, ये चीज आज भी विकसित है। तो मृतकों का टीला आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। लोथल और कालीबंगम ऐसा जगह था जहां से युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं, यानी दफनाने और जलाने दोनों प्रकार की जो व्यवस्था थी वह लोथल और कालीबंगम में थी। दोस्तों, आपकी सिंधु सभ्यता खत्म हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग अगले क्लास में वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला जो आपको टॉपिक आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों।